नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, राजधानी लखनऊ एनेक्सी भवन में सीएम योगी के सामने कैबिनेट मंत्रियों ने अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ में 100 दिनों के विकास विजन को लेकर अपने अपने रोड मैप साझा किए हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर समेत कई अधिकारी और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान सीएम के सामने सुरक्षा सेक्टर से जुड़े विभागों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण जैसे विभागों ने सीएम योगी के सामने पूरा रोड मैप साझा किया है। आपको बता दें, सीएम योगी के सामने सभी विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में चल रहे काम और आगे की योजनाओं को लेकर एक रोड मैप प्रस्तुत कर रहे हैं। आज 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। 19 अप्रैल यानी कि कल चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रस्तुतिकरण होना है, जबकि 20 अप्रैल को ग्राम विकास सेक्टर और 21 अप्रैल को नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। लखनऊ में योगी कैबिनेट 2.0 की कल अहम बैठक है। सुबह 11 बजे एनेक्सी भवन में यह बैठक होगी। योगी 2.0 की सरकार बनने के बाद दूसरी कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। कल 2 अलग अलग सेक्टर्स का प्रेजेंटेशन सीएम खुद देखेंगे। दोपहर को 12 बजे और शाम को 5 बजे विभागवार प्रेजेंटेशन होगी। तो आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी कैबिनेट मीटिंग और साथ में प्रेजेंटेशंस को लेकर के। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। लखनऊ समेत एनसीआर से जुड़े तमाम जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत समेत एनसीआर के सभी जिलों और लखनऊ में मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार ने कहा, प्रदेश की सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोविड के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एनसीआर के जिलों में भी इसका प्रभाव है। बीते कुछ दिनों से यहां केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 65, गाजियाबाद में 20 और लखनऊ में 10 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इन क्षेत्रों में स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रखी जा रही है। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 20% स्टूडेंट्स की टेस्टिंग में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तीसरे वर्ष के छात्रों ने आज होने वाली परीक्षाओं का बहिष्कार इसी के चलते कर दिया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। थर्ड ईयर की परीक्षाएं होनी थी, लेकिन बहिष्कार हो चुका है। राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 12 की टेस्टिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। और ये रद्द जो जमानत याचिका है वो किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ ही आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट दोबारा भेज दिया है। मुख्य न्यायाधीश अनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 4 अप्रैल को सभी पक्षों को सुना। उसके बाद आदेश को सुरक्षित रखा था। आपको बता दें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए एक हाई प्रोफाइल मैटर में बेल कैंसिल किया, जो कि हाई कोर्ट के गलत निर्णय के द्वारा जो बेल दिया गया था उस पर सुनवाई होते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू की बेल कैंसिल कर दी और उनको 1 सप्ताह के अंदर जो है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कह दिया है। उनकी जो बेल बॉन्ड भी सारे जो है वो कर दिए गए हैं और आने वाले दिन में जब वो सरेंडर करेंगे उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपना बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट का ये भी कहना था कि इसमें सारे लोगों के जो भी ग्रीवांस हैं उसको हाई कोर्ट को सुनना चाहिए, उसके बाद भी ही कोई उस बारे में बेल के बारे में निर्णय दे। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आई है। बहराइच हाईवे पर भाजपा सदर विधायक योगेश वर्मा की स्कॉर्पियो ने बाइक सवार मौसेरे 2 युवकों को रौंद दिया, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके पर गाड़ी छोड़कर रफूचक्कर हो गए। बताया भी जा रहा है कि हादसे के समय आरोपी ड्राइवर नशे में था। आपको बता दें कि दोनों युवक शादी समारोह में जा रहे थे। एसपी अरुण कुमार ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र में बहराइच रोड पर एक स्कॉर्पियो और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हुई थी। इसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया गया है। मृतकों के परिजनों से तहरीर लेकर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद सुभाषपा नेता ओपी राजभर ने कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसे सजा भी मिलनी चाहिए।
क्षेत्र के बहराइच हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो वाहन का आमने सामने टक्कर हो गई है। इस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। जिस स्कॉर्पियो से ये एक्सीडेंट हुआ था वो सदर विधायक जी का बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो वाहन को और वाहन के चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब जो बीजेपी विधायक की गाड़ी थी, मोटरसाइकिल से दो लोगों के कुचल के हत्या हुई है। अब ये तो जांच का विषय है। जैसा एसपी ने बताया कि वो विधायक की गाड़ी थी, तो उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो संविधान कहता है, कानून कहता है, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए कि ऐसी घटना कैसे हो गई। बरेली जनपद के श्यामगंज इलाके में आस्था के केंद्र साई मंदिर में दबंग सपा नेता ने सरेआम गुंडाई करी। सपा नेता ने साथियों को लेकर मंदिर में वो दाखिल हुए और वहां मौजूद लोगों से जमकर मारपीट करी है। देर तक उत्पात मचाने के बाद हमलावर वहां से रफूचक्कर हो गए। मंदिर के महंत की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू करी। दरअसल बरेली के साई मंदिर से कुछ ही दूरी पर शहामतगंज पुलिस चौकी है, मगर देर तक पुलिस मौके पर पहुंची ही नहीं। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना से मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं में भारी गुस्सा है और हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग हो रही है। मंदिर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं समर्थ मिश्रा जी, वो लगभग 2 बजे 10-12 लोगों के साथ, गुंडों के साथ, असामाजिक तत्वों के साथ मंदिर में घुसते हैं। हम यहाँ कुछ भक्तों के, हमारे यहाँ कुछ मिलने वाले आए थे, उनके साथ हम बैठे हुए थे। अनायास 2 बच्चे हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ भगवान दास है उसके भतीजे हैं, वो उनको आकर मारने लगे। अब वो क्यों मारने लगे ये हम समझ में नहीं आ पा रहे थे, कोई बात पता नहीं चल रही थी। तब तक वो उनका कहना है कि एक्सीडेंट करके आए हैं। एक्सीडेंट में अगर उन बच्चों ने कोई गलती हुई है, कोई बात हुई है, तो उनको समझाया जा सकता था, उन्हें पुलिस में दिया जा सकता था। परंतु इस तरह से गुंडागिर्दी करना, मंदिर के सारे सीसीटीवी कैमरों में वो घटना कैद है। ये लोग अपने साईं मंदिर में चले गए, जो दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति थे अपने कुछ लोगों को वहां पे लाए और उनके साथ मारपीट की। ये दोनों जो घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद है और इसमें जो व्यक्ति पहचान में आया उसके आधार पर जो है थाना बारादरी में 323, 504, 506 IPC का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। इसमें और भी देखे जा रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति और शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। इसमें टीमें भी लगा दी गई हैं, दबिश दी जा रही है। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उसको गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें अग्रिम की यूपी के गाजीपुर जिले में आर्थिक तंगी के चलते हत्या और खुदकुशी का सनसनीखेज मामला सामने आया। सादात थाना क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 खटक बस्ती में एक युवक ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी और खुद फांसी भी लगा ली। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इधर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। पुलिस चारों शवों को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जिले में इस तरह का ये पहला मामला सामने आया है। पड़ोसियों के मुताबिक आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आए दिन पति और पत्नी के बीच में विवाद हुआ करता था। शायद यही विवाद इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने में सहायक सिद्ध हुआ है। हालांकि पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है कि आखिरकार ये चारों हत्याएं क्यों हुई हैं। शादी के दौरान अक्सर ही मारपीट का वीडियो सामने आया करता है। हमीरपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ पर एक शादी समारोह के दौरान जयमाल कार्यक्रम में दुल्हन ने दूल्हे पर थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसमें आप देख पाएंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन को वरमाला डाली, वैसे ही दुल्हन ने दूल्हे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के स्वासा बुजुर्ग गांव का है। तो वहीं मामले में परिजनों ने समझाने के बाद दूल्हा और दुल्हन के पक्ष में समझौता करवाया और शादी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। ललितपुर में मामूली विवाद के चलते 2 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार भी हो गए। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत
संलग्न गांव का है, जहां पर कल रविवार को एक सूखे कुएं में 17 वर्षीय सूरज सिंह का शव पत्थर से दबा हुआ मिला था। पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो पता चला कि मृतक की उनके ही 2 दोस्तों से शोभा यात्रा के दौरान मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों दोस्तों ने एक हत्या की साजिश की और दोस्त को घर बुलाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि एक दोस्त ने तौलिए से उसका गला दबाया, जबकि दूसरे दोस्त ने सिर पर पत्थर से हमला करके उसकी निर्मम हत्या की। पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उनके दोस्तों का नाम आया और तत्काल ही दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, जो अपना जुर्म कबूल किया, जिनके खिलाफ में विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस चीज से हुई हत्या सर? ये पहले गला कस के उसको मार दिया, उसके बाद में एक दोस्त ने उसको पत्थर मार दिया। हत्या का कारण क्या है? विवाद था। ये लोग शोभा यात्रा में गए थे। शोभा यात्रा के दौरान डांस कर रहे थे। डांस में उसका एक दोस्त का हाथ लग गया, जिससे आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा के बाद में घर पर आए और घर से ले जा करके और दोबारा उसकी हत्या कर दी गई। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ताजनगरी आगरा के मंटोला क्षेत्रवासी इन दिनों पानी को लेकर बेहद परेशान है। कई दिनों से मंटोला क्षेत्र के नल सूखे पड़े हुए हैं। पानी के लिए लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में कई लोग फिल्टर पानी की बोतलें खरीदकर काम चला रहे हैं। स्मार्ट सिटी आगरा का पानी को लेकर यह आलम है कि पानी न आने के कारण क्षेत्रवासी संबंधित विभाग की कार्यशैली से काफी खफा हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार जल विभाग से शिकायत करी, लेकिन अधिकारियों की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में लाई ही नहीं जाती। समस्या का निराकरण करने वाला कोई नहीं है और समस्या लंबे समय से ज्यों की त्यों बनी हुई है। 15-20 दिन हो गए भैया, बहुत परेशान है यहाँ के पानी के। पानी से इतने परेशान है, कोई पूछे नहीं। बच्चे हमारे माँ से लाते हैं भर के, नहीं तित्ते से बच्चे। पानी की समस्या जो है कि लगभग 1 महीना हो गया पानी का, और पानी का कोई अता पता नहीं है। लगभग अधिकारियों से 5 बार मिल चुका है। डीएम से आदेश करा कि नहीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आश्वासन देते हैं हम छोड़ रहे हैं, हम चालू कर रहे हैं, हम चालू करा रहे हैं, हम चालू करा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। बहुत परेशान है पूरा महिला हमारा। पानी बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पानी धोलीघाट में नहीं आ रहा है। रमजानी मस्जिद के यहाँ सभासद भी कोई नहीं आ रहा, कोई देखने वाली नहीं करने वाला है। किसी से क्या कहें, पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पर। यूपी में बुलडोजर की रफ्तार रुक नहीं रही है। एक बार फिर से अवैध कब्जे पर यूपी सरकार का बुलडोजर चला। जिला हरदोई के बिलग्राम कस्बे में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को खाली कराया गया। कुछ अन्य जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों को 3 दिन का समय देकर खाली करने के निर्देश भी फिलहाल दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर अवैध कब्जा खाली ना किया गया तो कब्जा प्रशासन हटवाएगा ही और उसका खर्च भी अवैध कब्जेदारों से ही वसूलेगा। अधिकारियों का कहना है कि नगरपालिका की ओर से कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद लोगों ने न्यायालय की शरण ली थी, लेकिन न्यायालय में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर भूमिपालिका प्रशासन की निकली, जिसके बाद सरकार के निर्देश और जिलाधिकारी हरदोई के आदेश पर चलाए जा रहे एंटी भूमाफियाओं अभियान के तहत ये कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही। मुंशी के द्वारा इस पे टाल लगाया गया था। उसके पश्चात अनाधिकृत रूप से ये शमसुद्दीन, मोइनुद्दीन और जियाउद्दीन, इनके द्वारा इस पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया था। जब नगरपालिका ने इनको खाली करने के लिए कहा तो ये लोग माननीय न्यायालय में गए। माननीय न्यायालय द्वारा इनके दोनों वादों को जो है निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अब हमारे नगरपालिका बोर्ड ने इस पूरे प्लाट की बाउंड्री निर्माण के लिए प्रस्ताव किया है, जिसके अंतर्गत इस प्लाट को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है और इस पर बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जाएगा। अगली खबर यूपी के भदोही जनपद से है, जहां पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में ब्लॉक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। आयोजित मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद और विशिष्ट अतिथि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता ने फिता काटते हुए की है। सांसद ने सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और साथ ही अस्पताल परिसर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद रमेश बिंदु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग सभी तरह की सुविधाएं गरीब जनता को दे रहा है।
स्वास्थ्य मेले का उद्देश्य जनता को जागरूक करना और उनको सचेत करना है। आजमगढ़ के नवागत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज मुख्य कोषागार आजमगढ़ पहुंच करके कार्यभार ग्रहण किया। जिलाधिकारी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि जनपद को स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन की नीतियों को धरातल पर लाकर क्रियान्वित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके अलावा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं को जिनके लिए शासन से धन आवंटित हो चुका है उसे 100% पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। आजमगढ़ में स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन देना और शासन की नीतियों को धरातल पर क्रियान्वित करना, यह हमारी प्राथमिकता होगी। नीतियों का क्रियान्वयन जो शासन के निर्देश हैं उसके अनुक्रम में और उनका अनुपालन करते हुए किया जाएगा। मैं नौकरी की शुरुआत तो देहरादून से हुई थी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर और अब आजमगढ़। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग में अधिकारियों के बम्पर तबादले हुए हैं। कई जिलों में बदले गए मुख्य शिक्षा अधिकारी। निदेशालय स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी में भी तब्दीलियां हुई हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी देहरादून से आपको दे रहे हैं। निदेशालय स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में तब्दीलियां हुई हैं। शिक्षा विभाग में अधिकारियों के बम्पर तबादले हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बांसखेड़ा इंटर कॉलेज में पहुंचकर एक पेपर मिल की ओर से काशीपुर के आधा दर्जन से ज्यादा राजकीय विद्यालय में कराए गए कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूल में बने कक्षाओं का भी निरीक्षण किया और फीता भी काटा। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद जनता से किए गए वादों के मुताबिक सरकार काम कर रही है। हमारे पहल पेपर मिल और प्रशासन के द्वारा मिलकर, सरकार के द्वारा मिलकर 7 स्कूलों के रूपांतरण का कार्यक्रम किया गया है। ऐसे 500 विद्यालयों का रूपांतरण किया जा रहा है, जिनका कायाकल्प हो रहा है और एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। और ऐसे जितने भी लोग आगे आ रहे हैं उन सभी को लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि वो आकर अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और भी जितने भी लोग आगे आएंगे उन सभी का हम स्वागत करेंगे। रुद्रप्रयाग के जंगल इन दिनों भीषण आग की चपेट में है। जगह जगह जंगल आग से धधक रहे हैं। वन विभाग भी आग को बुझाने में असफल साबित हो रहा है। पिछले कई दिनों से जंगल जल रहे हैं। जंगलों में लगी आग के कारण आसमान में भी चारों तरफ धुएं का गुबार है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत खाखरा और दुर्गाधार के जंगल आग की चपेट में आ गए। आग की लपटें जो हैं वो धीरे धीरे इस पूरे जंगल को अपनी चपेट में लेने को आतुर नजर आती हैं। वन विभाग भी आग को नहीं बुझा पा रहा है। आग के कारण आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार है। तो सभी की नजरें जो है वो आसमान की तरफ हैं। वजह समझ लीजिए, वजह ये कि बारिश होगी तभी ये आग जो है वो शांत हो सकती है। एक और जहां निचले क्षेत्र के जंगल भयंकर आग की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में इन दिनों बर्फबारी का दौर जारी है। धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे आने वाले 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में समस्याएं पैदा हो रही हैं। दरअसल 6 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा भक्तों के लिए खोल दी जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसके अलावा धाम में व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन बर्फबारी के कारण व्यवस्था हो ही नहीं पा रही है। अलकनंदा नदी के किनारे यात्रियों और पर्यटकों के लिए बनाए गए घाट खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और घाटों में नदी का मलबा भरा हुआ है। यात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी इन घाटों का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बरसाती सीजन गुजरने के 6 महीने बाद भी इन घाटों की सफाई नहीं हो पाई है, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जैसे ही बरसाती सीजन गुजरता था इन घाटों की सफाई होती थी। अब सोचिए, 4 धाम यात्रा शुरू होनी है, लेकिन फिर भी लोग रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और घाटों का रुख करेंगे। लेकिन घाट अगर ऐसे रहे तो क्या पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा? ये खास रिपोर्ट देखिए।
रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदियों का भी संगम होता है। रुद्रप्रयाग शहर अलकनंदा नदी किनारे बसा हुआ है। नदी को भव्यता देने और देश विदेश से पहुंचने वाले यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से कुछ साल पहले अलकनंदा नदी किनारे घाटों का निर्माण किया गया था, लेकिन कुछ सालों में ही ये घाट खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हर साल बरसाती सीजन में नदी किनारे स्थित घाटों में मलबा जमा हो जाता है और घाट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पिछले साल तक घाटों की सफाई की जाती थी, लेकिन इस बार घाटों की सफाई नहीं हो पाई है। नगर पालिका के सभासद सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आगामी यात्रा सीजन को देखते हुए नगर पालिका को घाटों की सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भरोसा दिया कि यात्रियों और स्थानीय जनता की सुविधा को देखते हुए शीघ्र ही घाटों से मलबा साफ किया जाएगा। बिल्कुल आपका सही कहना है कि घाटों का जो भरान हो चुका है, क्योंकि हमेशा जब भी बरसात के समय में पूरा चारों ओर जितने भी घाट बने हो सब में रेता भर जाता है और रेत के साथ साथ गंदगी भी पहुंच जाती है। तो इस विषय में नगर पालिका को हमने भी अवगत करा चुके हैं कि जल्द से जल्द इन घाटों की सफाई की जाए, ताकि आने वाले जो यात्री लोग हैं उनको वो घाटों का आनंद ले सकें और मां गंगा के किनारे आराम से बैठकर अपना भजन कीर्तन कर सकें। आगामी 3 मई से